ताजा अपडेट है इस एमएलसी चुनाव को लेकर बढ़ चढ़कर उत्साह जो है वो देखा गया। जी देखिए, उत्साह काफी है और उत्साह ये बता रहा है कि जो मतदान प्रतिशत है वो अभी अगर 4 बजे तक का हम मान के चलें तो अभी 2 बजे तक जिस तरह से परिणाम आए हैं वो 93% है महाराजगंज और गोरखपुर का जो परिणाम है। तो अगर हम 4 बजे तक का माने तो ये माना जा रहा है कि लगभग 97 से 98% मतदान इस बार इस चुनाव में एमएलसी चुनाव में गोरखपुर और महाराजगंज का जो सीट है वहां पे हुआ है। सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पहुंचे थे 8 बजे अपने मतदान को यहाँ पे करने के लिए, तो उन्होंने अपील भी किया था तमाम जितने जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, चाहे प्रधान हो, पार्षद हो, मेयर हो, इसके अलावा जो जिला पंचायत अध्यक्ष हो, उन सभी से उन्होंने अपील किया था कि आज के दिन वो जरूर मतदान करने के लिए जो उनके संबंधित बूथ है जो ब्लॉकों पे गांव में बनाए गए, शहर में जो नगर निगम है वहां पे बनाए गए हैं, उन सभी जगहों पे पहुंचे और उनकी अपील का असर हम गोरखपुर महाराजगंज में खासा देख रहे हैं कि मतदान करने के लोग पहुंचे। गोरखपुर के जिस बूथ पे हम है यहाँ पे कुल 145 वोट है, जिसमें से 141 वोट पोल हो चुके हैं, 4 वोट नहीं पोल हुए हैं क्योंकि उसमें से तमाम लोग बाहर हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है जो पार्षद थे गोरखपुर के। तो जो मतदान का प्रतिशत यहाँ पे भी काफी अच्छा रहा है। अब मतपेटी जो जहाँ पे मतदान हुआ है वहां पे उसको सील किया जा रहा है, यहाँ से इसको यूनिवर्सिटी ले जाया जाएगा जहाँ पे इसका लॉकर है वहां पे उसको रखा जाएगा और 12 तारीख को जब इसका गणना होगा तो परिणाम आएगा। और जिस तरह से आज मतदान के लिए तमाम बीजेपी के पार्षद और जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष, साथ में ग्राम जितने हैं उन गाँव के जितने प्रधान थे वो अभी आज निकले हैं, तो माना जा रहा है कि इस सीट पे अब बीजेपी की स्थिति काफी अच्छी है। सीपी चंद जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो लगभग यहाँ से जीत रहे हैं और कुछ यही स्थिति देवरिया और कुशीनगर सीट की भी हम अगर देखें तो वहां पे भी रतनपाल सिंह की स्थिति काफी अच्छी है। उनके मुकाबले में डॉक्टर कफील खान को समाजवादी पार्टी ने उतारा था, लेकिन मुकाबला जो है वहां पे 70 और 30 का है और गोरखपुर में ये जो मुकाबला है 90 और 10 का हम कह सकते हैं कि जो स्थिति है गोरखपुर में, चाहे रजनीश की बात करें समाजवादी पार्टी से या फिर सीपी चंद की बात करें, वहां पे बीजेपी यहाँ पे भी काफी अच्छी स्थिति में जीतते हुए दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल दीपक, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मेरठ का रुख कर लेते हैं जहां हमारे संवाददाता अभिषेक भी। अभिषेक, एमएलसी चुनाव को लेकर मतदान खत्म हो चुका है, आपके पास क्या ताजा अपडेट और पूरा दिन किस तरह से माहौल रहा इस मतदान को लेकर और कौन उम्मीदवार जीतता नजर आ रहा है? देखिए, जो चुनाव होता है इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखने की जरूरत है कि ये चुनाव सरकार का माना जाता है, जिसकी सत्ता है उसी का प्रभुत्व रहता है। जहां तक आपका सवाल है तो 3 बजे ही मेरठ में 4 जो डिस्ट्रिक्ट थे, मेरठ गाजियाबाद सीट थी, मेरठ बागपत, हापुड़ और गाजियाबाद, 3 बजे तक ऑलमोस्ट जो मतदान था ओवर हो गया था। 1-2 प्रत्याशी रह गए थे जिन्हें जो उम्मीदवार थे जिन्हें डालना था वो नहीं आ पाए थे, लेकिन 98% 3 बजे तक यहाँ पर हो गया था। नगर निगम में मेरठ शहर की पड़ रही थी, इसी तरह गाजियाबाद में नगर निगम में पड़ रही थी। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव से विधान परिषद की इन सीटों से सरकार को मजबूती मिलनी है, क्योंकि विधानसभा में बहुत अच्छा मोहब्बत बीजेपी के पास है और पूरी कोशिश है कि सुपड़ा साफ करेगी बीजेपी। जिस तरीके से विधानसभा में परचम लहराया है दूसरे 2.0 में, इसी तरीके से विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराएगा। वजह यह है कि जितने इसमें सदस्य वोटिंग करते हैं वो जानते हैं कि अगर वो सरकार के साथ चलेंगे तो वो अपने काम सरकार से करा पाएंगे। इसलिए जहां तक गठबंधन के प्रत्याशी का सवाल है, उनके पास यहां मेरठ में 4 विधायक जरूर हैं जो बीजेपी से एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम जिला पंचायत में देखें, बीडीसी सदस्य देखें या नगर निगम के पार्षद देखें, उसमें स्थिति बीजेपी की खासी मजबूत है और ऐसा माना जा रहा है कि 4500 जो वोट हैं उसमें से आधे से ज्यादा वोट बीजेपी के पक्ष में पड़े हैं और जो जीत होगी काफी बड़े अंतर से बीजेपी प्रत्याशी की जीत साफ साफ दिखाई यहाँ पर दे रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, और अब मानवेंद्र आपका सीधा रुक करना चाहेंगे, आपके पास क्या कुछ जानकारी इस पूरे एमएलसी चुनाव को लेकर? खत्म हो चुका है और जिस तरह से अभिषेक ने कहा कि जिसकी सत्ता जीत उसी की तय मानी जाती है, वहां क्या चीजें दर्शती हुई नजर आई इस मतदान के दौरान? देखिए, यहाँ भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है कि जिसकी सत्ता है उसी की जीत नजर आती है। और जिस तरह से अगर हम बात करें तो जो 2 बजे तक का आंकड़ा था, करीब 92% वोटिंग हुई थी और उसके बाद 2 घंटे और बीत चुके हैं, तो निश्चित तौर पर वोटिंग परसेंटेज और ज्यादा गया होगा। और चूंकि ये जनप्रतिनिधि चुनाव में वोट डालते हैं, लिहाजा वोट प्रतिशत लगभग 100% के आसपास तक जाता है। लेकिन जिस तरह की तस्वीर अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज कौशाम्बी का जो निर्वाचन क्षेत्र है
वहां वासुदेव यादव जो एमएलसी हैं वो प्रत्याशी थे समाजवादी पार्टी से, और बीजेपी से केपी श्रीवास्तव थे। और जिस तरह से तमाम बड़े नेताओं को भेजा था, केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम खुद यहां पर आकर के कमान संभाली थी उन्होंने, और इसके अलावा कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी हैं, पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, रीता जोशी सांसद हैं, तमाम लोगों ने जो बीजेपी ने पूरा अपना जोर लगाया था। और एक तरह से ये माना जा रहा है कि जो बीजेपी है उसकी जीत तय है। प्रयागराज और कौशाम्बी का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर जो है बीजेपी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कोई शंका नहीं है, बीजेपी यहां पर जीत दर्ज करेगी। और जिस तरह से अगर वोटिंग की बात कर लें तो लगातार जो तमाम लोग यहां पर पहुंचते रहे, तो बीजेपी का जो खेमा है उसमें जरूर उत्साह नजर आया, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का खेमा है उसमें कुछ मायूसी दिखी है। तो संकेत मिल रहे थे सुबह से ही, और जिस तरह की तस्वीर दिखाई दी उससे निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि बीजेपी को यहां पर इस सीट पर एज दिखाई देता है। और चूंकि जैसा कि अभी हमारे साथी अभिषेक बता रहे थे कि सत्ता का चुनाव होता है, तो सत्ता का निश्चित तौर पर सत्ता के पास एक अपर हैंड होता है इस तरह के चुनाव में, क्योंकि जो वोटर्स होते हैं, जो बीडीसी मेंबर से लेकर सांसद तक होते हैं, अगर बीजेपी की बात करी जाए तो ज्यादातर जो जनप्रतिनिधि हैं वो बीजेपी से आते हैं। जो पंचायत का चुनाव हुआ था या जो दूसरे चुनाव हुए थे उसमें भी जो लोग गैर बीजेपी दलों से या निर्दलीय जीत के आए थे उसमें से बड़ी संख्या में बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो निश्चित तौर पर अपर हैंड है इस सीट पर बीजेपी को। और यहाँ पर जो तमाम जनप्रतिनिधि आए थे उनका कहना था कि 27 सीटों पर चुनाव है, लेकिन हम ज्यादातर सीटें जीतेंगे। दावा 27 सीट जीतने का था, लेकिन खुद डिप्टी सीएम कह रहे थे कि 9 सीटें पहले ही बीजेपी को मिल चुकी हैं और बाकी की जो सीटें हैं उसमें से ज्यादातर सीटें बीजेपी के खाते में जाने वाली हैं। तो निश्चित तौर पर जो उच्च सदन होता है विधानसभा का, उसमें एक जो प्रस्ताव विधानसभा से पास होते हैं वहां पर जाते हैं स्वीकृत होने के लिए, और वहां पर बहुमत जरूरी है बीजेपी के लिए। और इसीलिए इस चुनाव को इस तरह से पहली बार देखने को मिल रहा है कि किसी विधान परिषद के चुनाव में इतनी ताकत किसी एक पार्टी की तरफ से झोंकी गई है, और चुनाव जो है वो एकदम जो विधानसभा के आम चुनाव होते हैं उसकी तरह से उसका जो रुख है, उसका जो तस्वीर निकल के आ रही है वो आम चुनाव जैसी दिखाई दे रही है। तो निश्चित तौर पर पार्टियां जोर लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी एक मुकाबले में जरूर दिखाई देती है, लेकिन अपर हैंड यहाँ पर भी बीजेपी के पास ही है। जी बिल्कुल, अपर हैंड बीजेपी के पास है। तो कहीं त्रिकोणीय मुकाबला है, तो कहीं बीजेपी और एसपी में सीधा जो घमासान है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं के लिए साफ तौर पर तय है कि जिसकी सत्ता जीत उसी की तय। और 9 सीटों की बात करें तो निर्विरोध कहीं ना कहीं तय मानी जा रही है जीत बीजेपी की। देखिए, इस पूरे चुनाव में हर बार ये तय रहता है कि जिसकी सत्ता होती है उसी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती हैं। यही वजह है कि आपने देखा कि 9 सीटें जो है वो निर्विरोध भारतीय जनता पार्टी जीत गई और 27 सीटों पर मतदान हो रहा है। पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो पिछले चुनाव में समाजवादी पार्टी का दबदबा था। तो ये जिसकी सत्ता होती है उसी का दबदबा होता है, क्योंकि जिन लोगों को मतदान करना है उनका ज्यादातर काम सरकार के लोगों से होना है, और सरकार के लोग ही इसमें सबसे मजबूती के साथ अपने प्रत्याशी खड़ा करते हैं। इसके उलट अगर हम समीकरण की बात करें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के समीकरण की, तो बीजेपी के लिए जहां ये विधान परिषद में अपना बहुमत मजबूत करने की अपनी जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए चुनाव था, तो वहीं समाजवादी पार्टी के लिए अस्तित्व बचाने का चुनाव है। चूंकि समाजवादी पार्टी का अगर एक भी प्रत्याशी इस चुनाव में नहीं जीतता है तो उसके लिए उसका नेता जो प्रतिपक्ष की जो कुर्सी है वो भी जा सकती है, चूंकि ये माना जा रहा है कि जुलाई तक और भी बहुत सारी सीटें खाली हो जाएंगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी के पास 9 सीटें बचेंगी विधान परिषद में, और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए यानी जो सबसे बड़ा दल होगा उसके लिए 10 सीटें कम से कम अनिवार्य है। लिहाजा अगर वो एक सीट इस चुनाव में नहीं जीत पाती है तो उसका जो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी है वो चली जाएगी। दूसरी तरफ जैसा मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में तो बहुमत में है ही है, विधान परिषद में भी अगर बहुमत में आ जाती है, मजबूती के साथ आ जाती है, यानी उसके सबसे ज्यादा एमएलसी होते हैं, तो वो एक जो उसके तमाम फैसले हैं उसको और मजबूती के साथ ले सकती है। और यही वजह है कि आप इस पूरे चुनाव में देखिए कि भले उतना चुनाव प्रचार नहीं हुआ, लेकिन पूरा जो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी थी वो पूरी तरह से मुस्तैद थी। हर सीट का बाकायदे जो है वो समीक्षा की गई, उसके बाद प्रत्याशियों का चयन किया गया, और यही वजह है कि 9 ऐसे प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को मिल गए जिन पर मतदान की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो जिन 27 सीटों पर मतदान होना उसमें भी सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का दबदबा देखने को मिल रहा है, और समाजवादी पार्टी के लिए एक सीट बचा पाना बहुत बड़ी चुनौती है, और समाजवादी पार्टी लगातार इसको लेकर काम कर रही है।
यही वजह है कि देखिए आज अखिलेश यादव भी बहुत नाराजगी के साथ उन्होंने मुखर होकर इस बात को कहा कि वह धांधली चुनाव में हो रही है। तो इस तरह के आरोप इस चुनाव में लगते रहते हैं। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था समाजवादी पार्टी पर, और इस बार समाजवादी पार्टी ने लगाया भारतीय जनता पार्टी पर। लेकिन ये बहुत साफ तस्वीर है कि जो सत्ता पक्ष होता है, जो दल सत्ता